हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम देखेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और यह श्रृंखला 200 प्लस क्वेश्चन का है दोस्त। और इसमें यूपी टेट सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्त। यदि आप इस श्रृंखला को देख लेंगे तो आपको सीटेट और यूपी टेट में बहुत ही लाभ होगा। इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह वीडियो। और इसके 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम कि 28वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। और दूसरा है कि यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। और चौथा है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय या प्रणाली की समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो दोस्त, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का अच्छा वर्णन करता है, तो आप लोग उत्तर बताइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्त, यह वीडियो सीटेट यूपी टेट इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्त, इस वीडियो का 2 पार्ट प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। यह इसका तीसरा पार्ट है। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। दूसरा, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। और तीसरा यह है कि एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते। और चौथा है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो कौन सा उत्तर हमारा सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आप लोग बताइएगा। तो दोस्त, जैसा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय या प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चौथा वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। जबकि यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी नहीं सीख सकते, अर्थात सभी बच्चे कुछ न कुछ सीख सकते हैं, ये भी गलत है। और यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। और यह दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, ये भी दोस्त गलत है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट 29वां देख लेंगे कि विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं और उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। और दूसरा है कि यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। और तीसरा यह है कि यह जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने और सीखने में समृद्ध बनाता है। और चौथा है कि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। तो कौन सा दोस्त ऑप्शन सही होगा हमारा कि पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों का मदद करता है। तो क्या मदद करता है कि नई जानकारी को पूर्ण जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है, अर्थात हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि कोई पूर्व जानकारी है उससे जोड़कर, उससे रिलेट करके यदि हम नई जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से हम सीख पाएंगे और सिखा पाएंगे। और तीसरा दोस्त यह है कि तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि
पहला हमारा है कि बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। और दूसरा है कि आकलन से अध्यापक बच्चों की अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है होती है। और तीसरा है कि आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा, अर्थात क्या सीखा। और चौथा है कि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो दोस्त कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि दोस्त क्या होगा हमारा ऑप्शन, ये आकलन से अध्यापक के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। अर्थात दोस्त यदि अध्यापक यदि आकलन कर लेगा कि बच्चों की कहाँ पे कठिनाई हो रही है तो उसका निराकरण करेगा और उसका उपचारात्मक और निदानात्मक कार्य सही तरीके से कर पाएगा और बच्चे को अच्छी तरीके से सिखा पाएगा। यदि शिक्षक बच्चों की कमजोरियों को समझ लेता है तो वह अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य को कर सकता है, प्रभावी तरीके से कर सकता है। और 31वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। पहला कुरैन क्रो का, दूसरा गाल्टन साहब का, तीसरा रॉस का और चौथा वुडवर्थ का। को इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है दोस्त, वह है हमारे बी अर्थात गाल्टन साहब हैं, हमारे गाल्टन साहब। और नेक्स्ट देखेंगे 32वां कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा ... के रूप में देखा जाना चाहिए। तो क्या भरा जाएगा दोस्त, बाधा के रूप में, दूसरा परेशानी के रूप में, तीसरा समस्या के रूप में और चौथा संसाधन रूप में। यदि शिक्षक किसी कक्षा में पढ़ा रहा है और बहुभाषी बच्चे हैं तो वह उसे किस रूप में देखेगा, समस्या के रूप में देखेगा, बाधा के रूप में देखेगा कि परेशानी के रूप में देखेगा कि संसाधन के रूप में देखेगा। तो दोस्त वह संसाधन के रूप में देखेगा। किसके रूप में देखेगा, संसाधन के रूप में, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। और 33वां हम देखेंगे यदि किसी बच्चे में अपने आसपास बैठने वाले बच्चों की छोटी से छोटी चीज़ें चुराने की आदत है तो शिक्षक के रूप में आप इसके संबंध में सबसे पहले क्या उपाय करेंगे। पहला, उसे बच्चे को डांटेंगे और यदि न माने तो पिटाई करेंगे। और दूसरा है कि बच्चों की आचरण पुस्तिका में उसकी इस आदत का आलेख कर देंगे। और तीसरा है कि इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। और चौथा यह है कि बच्चे के माँ बाप से मिलकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की इस आदत का क्या कारण है और तत्पश्चात दोनों मिलकर इस आदत को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्त आप लोग उत्तर समझ गए होंगे कि सबसे उपयुक्त हमारा क्या रहेगा, यह चौथा रहेगा कि बच्चों के अभिभावक अर्थात माता पिता से मिलके और इस आदत के बारे में हम जानकारी जुटाएं कि ऐसा क्यों बच्चा कर रहा है, क्यों चोरी कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, और उसे छुड़ाने के लिए दोनों मदद करेंगे, शिक्षक और माता पिता। और 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विशिष्ट बालक का संबंध है ए बुद्धि स्तर से, बी निष्पत्ति स्तर से और तीसरा आर्थिक स्तर से और चौथा सामाजिक स्तर से। तो विशिष्ट बालक का संबंध है किस स्तर से, तो दोस्त निष्पत्ति स्तर से। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह मंद होती है और क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं। पहला उन्नतोदर वक्र, दूसरा नतोदर वक्र, तीसरा मिश्रित वक्र रेखा और चौथा है वक्र रेखा नहीं होती है। तो दोस्त वक्र से क्वेश्चन बने हुए हैं कि जिस वक्र से प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है फिर बाद में क्रमशः वह मंद हो जाती है तो वह कहलाता है दोस्त, क्या कहलाता है, उन्नतोदर वक्र। अर्थात पहले क्या होगा, विकास होगा, इसके बाद धीरे धीरे वक्र क्या हो, डाउन हो जाएगा। और हम नेक्स्ट देखते हैं 36वां कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की
त्रुटि के संबंध में सबसे उपयुक्त है? ए, बच्चों की गलतियों एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। दूसरा, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। तीसरा, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। चौथा, कि बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? तो दोस्त आप लोग बताएंगे। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा कि बच्चों की गलतियों जो होती है खिड़की के समान होती है और यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। अर्थात बच्चे शुरू में क्या करते हैं, गलती करते हैं और गलती कर करके फिर सीख जाते हैं। जैसे किसी को कमल लिखना होगा तो वह पहले कमल नहीं लिखेगा, पहले क ख लिखेगा, पहले उसमें कुछ त्रुटियां करेगा, धीरे धीरे तब वह लिखना सीख जाएगा। कि विशेष आवश्यकता वाले 37वां प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? पहला, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है कि उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। और चौथा है कि उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक जो दृष्टिकोण हैं उनमें से किसका अनुसरण करना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्त? कि उन्हें समावेशी शिक्षा का नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो और किसी भी स्तर के हो, प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि को हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करें और अधिकार प्राप्त है। 38वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? पहला, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। दूसरा, मनोभाव का जल्दी बदलना। और तीसरा है अपमानजनक व्यवहार करना। और चौथा हमारा है कि बी का डी, वाच को 100 और 21 को 12 लिखना। तो इनमें से कौन सा अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है दोस्त? आप लोग बताएंगे। तो कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्त वीडियो थोड़ा लंबी होगी, आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे और इसके साथ साथ जो भाई बहन जो हमारे दोस्त अभी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। कि निम्नलिखित में से 38वां प्रश्न कह रहा है, तो हो गया दोस्त। 29वां क्या है? 39वां कि बार बार एक ही तरह की प्रक्रिया करने का कारण है। पहला, गामक क्रिया निष्पादन की कमी। दूसरा, स्मरण शक्ति की कमी। तीसरा, बोध की कमी। चौथा है दृश्य बोध की कमी। तो बार बार एक तरह की प्रक्रिया करने का कारण क्या है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्त? पहला, कि गामक क्रिया निष्पादन की कमी। गामक क्रिया निष्पादन की कमी के कारण ही प्रक्रिया करने का कारण बार बार होता है। और 40वां हमारा क्या है कि विद्यालयों में तीव्र एवं मंदगति बालकों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। पहला, अवसर की समानता। दूसरा, पाठ्यक्रम में समृद्धि। तीसरा, अहम जन्यता को रोकना। चौथा, ये सभी। तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो दोस्त ये सभी व्यवस्था होना चाहिए। अवसर की समानता हो, अमान्यता को रोकना, अमान्यता को रोकना, पाठ्यक्रम में समृद्धि, ये सभी होना चाहिए। और 41वां हमारा क्या कह रहा है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डांट का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला,
लेखन की अक्षमता अर्थात डिस्ग्राफिया, दूसरा गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया, तीसरा गणित समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया अर्थात गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया और पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया। तो दोस्त वह पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो वह किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? तो वह पठन की अक्षमता अर्थात डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है। और बेलसावा हमारा क्या कह रहा है कि बार बार कहने के बावजूद कोई बच्चा छात्र अर्थात बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र जो है वह कक्षा में देर से आता है। ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे? पहला, उसे कक्षा में नहीं घुसने देंगे। दूसरा, उसके अभिभावक को इसके संबंध में सूचित करेंगे। और तीसरा, पाठशाला के प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देंगे। और चौथा क्या करेंगे? इसकी अनदेखी कर देंगे। तो बेलसावा का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे कि आपका बच्चा देरी से विद्यालय में क्यों आ रहा है और यह जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप लोग इस प्रश्नों की श्रृंखला को जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत ही लाभ होगा। दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।